बच्चों ये बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है ना, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो यह है क्या, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुष्प की संरचना। तो देखो पुष्प की संरचना बेटा, ये पुष्प है ना, देखो पुष्प में पता है क्या होते हैं, ये हमारे पार्ट्स हैं ना। तो सबसे ऊपर ये स्टेप बना हुआ है, ये परागकोश होता है, डंठल तंतु होता है ना, इस प्रकार से, और ये वर्तिका होती है, ये वर्तिका होती है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं इसके, एक जैसे स्त्री केसर हो गया, ठीक है, या गुरु बीजांड हो गया, बीजाणु हो गया, दलपुंज हो गया, अंडाशय हो गया, सारे पार्ट्स एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, यहाँ सबको क्वेश्चन एक 100% आने आना है ना। अच्छा एक बार और देख लो अभी पुष्प, और इसके ना आप स्क्रीनशॉट ले लें और दोबारा से बना देना। ठीक है, चलिए देखते रहना, बड़े सारे क्वेश्चन। तो देखिए पुष्प की संरचना जो होती है वो कैसे होती है, आवृतीय बाजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्प का उत्पन्न होता है ना। आवृत्ति पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, ये पता ही आपके लिए ना। कौन कौन से हैं भाई चक्र, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग। ठीक है बेटा, पुष्प ये आप वीडियो रोक रोक के देखते रहना वैसे बाद में। ठीक है, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जायंग आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्योंकि बेटा पुंकेश्वर और जायंग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है। तो सबसे पहला भाग आएगा हमारा क्या बेटा, बाह्य दल पुंज। ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है, ये पुष्प का क्या है, प्रथम चक्र है, जो अधिकांश हरे रंग का होता है। बाह्य दल पुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छे से देखते रहना, नोट्स बनाते चलना, स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा। ठीक है, कोई क्वेश्चन बायोलॉजी का इस मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा, गारंटी में। ठीक है देखेंगे दलपुंज, ये पुष्प का दूसरा चक्र है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण, जो परागण होते हैं में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। देखा नहीं आपने पुष्प में ये जो कीट होते हैं क्यों जाते हैं, वो इसी चक्कर से आते हैं। दलपुंज उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है बेटा। ठीक है, जो दलपुंज होता है उन्हें अपनी ओर क्या करता है, वो आकर्षित करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे पुमंग। बेटा जो पुमंग होता है पुष्प का तीसरा चक्र, यह है एक या एक से अधिक पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प में जो पुमंग होता है वो बेटा नर भाग होता है। ठीक है, एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु। ठीक है, जायांग बेटा चौथा भाग इसका, पुष्प का क्या है, जायांग चौथा भाग है ना। देखेंगे ये पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है, ये पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बने होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं बेटा, क्या क्या होते हैं, एक तो होती है वर्तिका और अंडाशय। ठीक है बेटा, आप मैं दोबारा फिर समझा दे रहा हूँ आपके लिए बेटा। इसके मेन क्या था, देखो ये सबसे पहले हमें पुष्प का चित्र बनाना है एक बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, इसके बाद बेटा इसकी संरचना के बारे में, इसके 4 भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, बाह्य दलपुंज के बारे में मैंने बताया था आपके लिए पहला पार्ट से, फिर दूसरा दलपुंज है। ठीक है, इसी साथ साथ चलते चलते बेटा पुमंग और जायांग, और ये चारों पार्ट्स लिखने के बाद में हमारा ये टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा फिर इसमें क्या है, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, मोस्ट टॉपिक बेटा, यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या है, आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। ठीक है, पुष्प क्या बेटा, लैंगिक अंग होता है। पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर बेटा, जो नर जननांग होता है, जैसे हमारे जो पुरुष होते हैं ना जीवों में, इसी प्रकार से पुष्प में भी 2 टाइप के भाग होते हैं, एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होती है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे मनुष्य में होते हैं। तो जो नर भाग होता है उसे हम जननांग के रूप में पुंकेसर भी कहते हैं,
तथा मादा जननांग के लिए हम क्या कहेंगे बेटा, स्त्री केसर का निर्माण होता है। ठीक है, पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मक दबी एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनता है। मादा युग्मक भेद में अंडकोशिका बनती है। नर युग्म एवं अंडकोशिका के संयुग्मन युग्मजनन बनता है। अच्छा, फिर निषेचन पश्चात युग्मजनन युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। बीज के अंकुरण से नए पौधों का निर्माण होता है। ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन सी पूर्ण होती हैं? देखो, एक निषेचन पूर्व घटना है, एक निषेचन पश्चिम घटना है ना, यानी एक तो हो गई हमारी निषेचन से पहली घटना है ना बेटा। मैंने निषेचन पिछले टॉपिक में आपको समझाया, ये अच्छे से ना। तो एक निषेचन से पहली घटना होती है, एक निषेचन जब चलता होता है तब की घटना होती है, दूसरी निषेचन के बाद घटना होती है। ठीक है, देखेंगे पुमंग। पुमंग जो होता है बेटा, पुष्प का नर जननांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु पड़ कहते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखना है। अब बस देखो, बायोलॉजी में क्या होता है, टॉपिक के बारे में 2-3 लाइन लिख के ना हम उसके बारे से रिलेटेड सारी बातें लिख सकते हैं। ठीक है, कभी ये भी मैं सोचना कि टॉपिक से जो मैं रट के जा रहा हूँ वही लिख लूँ बायोलॉजी में। अगर रट के ये सोच के जाओगे ना बेटा, एक लाइन एक पेज नहीं भरा जाएगा, तुम तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है तो क्या था, परागकोश की संरचना बेटा, एक परागकोश द्विपालित होता है। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होता है। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणु धानी होती है। ठीक है, ऐसे ही जगह जगह लिखते रहना, ज़्यादा खास भी नहीं है। मैंने सारे नोट्स बना भी दे रहा हूँ, आप रोक के स्क्रीनशॉट लेते रहने। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है, पुष्प इतना छोटा होता है एक तरह का ना, फिर उसके बार्ड्स बनते रहते हैं, फिर इस टाइप किस में बन जाता है, लघु बीजाणु धानी में बन जाता है बेटा। ठीक है, अच्छा इसका ये खास नहीं है, तो मैं देखो जितना इंपॉर्टेंट है वो समझाते चल रहा हूँ, ये आप छोड़ते चलना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, बिल्कुल इन्हें छोड़ सकते हैं आप। देखिए टेपिटम के कार्य एक तो कार्य देख लेना इसका। टेपिटम के कार्य जो हैं एक तो देख लेना, ये विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, नंबर 2, ये परागकण का निर्माण भी करता है। 2 बहुत हैं ये। ठीक है, ये और क्या है, ये केलेस एंजाइम का स्वरण करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। बेटा ऐसा सारी चीज़ छोड़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि तुम चाहो अगर ये नोट्स बनाना चाहो लिख लेना। परागकोश के स्फुटन बिल्कुल इसे हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी नोट्स बना रखी तो, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है तो इम्पोर्टेंट पढ़ते चलें अब। बेटा ये एक बार ये देख लेना, परागकण की संरचना। ठीक है, परागकण की संरचना मोस्ट है, देख लेना एक बार। मैं आपको और करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा बेटा। देखिए ये क्या है, जनन छिद्र। ठीक है, ये बेटा क्या है, जनन छिद्र है। और ये क्या है, अतः घोल है, बाह्य घोल। और पास दिखाऊँगा बेटा, ये क्या है हमारा, देखो बिल्कुल बीचों बीच में होता है इसके बढ़ती केंद्रक। ठीक है, बढ़ती केंद्रक जहाँ पुष्प बनना स्टार्ट होता है, बढ़ती कोशिका है ना, जनन कोशिका है बेटा, ये वाली स्टेम, और जनन केंद्र का। ठीक है, यहीं पर बिल्कुल परागकण की संरचना है, इसे आप देख लेना अच्छे से। देखिए परागकण नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, बेटा जायांग पुष्प का मादा भाग होता है ना, मैंने आपको कई बार पहले बताया था इसमें, जिसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडभ कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर से 3 संरचना होती हैं, वर्तिकार्ग, वर्तिकार्ग और अंडाशय। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकार्ग और अंडाशय बेटा। ठीक है, स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकार्ग तथा आहार भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिकार्ग और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को वर्तिकार्ग कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहा था मैंने, अंडाशय कहलाता है वर्तिकार्ग, और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को वर्तिकार्ग कहते हैं बेटा। ठीक है,
बेटा परागकण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग से पूछ लिए जाते हैं ना। परागकणों का परिपक्व परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचना परागण कहलाता है। कितनी बढ़िया बात है ना। परागकणों का परिपक्व परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचना परागकण कहलाता है। इसे आप चाहे रट लो, कुछ भी करो, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है बेटा। परागकण इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, परागकण बेटा क्या है कि परागकण के प्रकार ये दो प्रकार का होता है, एक स्वयं परागण, एक पर परागण, ठीक है बेटा। एक स्वयं परागण, एक पर परागण, ठीक है। देखिए हम स्वयं परागण में क्या है, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण मिलकर उसी पुष्प के वर्तिकार्ग या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचते हैं तो स्वयं परागण कहते हैं, है ना। स्वयं परागण दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक संयुग्मक परागण, एक सजात पुष्पीय परागण। देखिए बेटा स्वयं परागण के लाभ। स्वयं परागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। नंबर 2, स्वयं परागण से उत्पन्न बीज शुद्ध क्रम वाले होते हैं। तो बेटा जब इससे कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं ना। स्वयं परागण की हानियाँ, स्वयं परागण से उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। नंबर 2, स्वयं परागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती जाती है ना। क्या है, स्वयं परागण रूप से जिस पौधे का जो पौधा उत्पन्न होगा वो उसी पौधे का उत्पन्न होगा जिसका वो बीज पड़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि भाई गुलाब का बीज डाला और कमल का फूल खिल गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्वयं परागण में उसी पौधे की भिन्नता नहीं आती, नहीं भिन्नता बिल्कुल भी। स्वयं परागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है ना। जिसमें पौधे में स्वयं परागण होगा उसको बीमारी भी कम लगनी, ठीक है, क्योंकि उससे रोग क्षमता जो है बेटा अच्छी खासी बढ़। देखिए नंबर 2, पर परागण। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। बेटा स्वयं परागण में डेफिनेशन लिखवा रखी है आपके लिए, है ना, परिभाषा लिखवा रखी है, नोट करो और उसके बाद पर परागण डालो, है ना। देखिए फिर इसे आप वीडियो रोक के अच्छे से याद करो। पर परागण की भाई विधियाँ देखिए ना, भाई विधियाँ तो बहुत सारी हैं ना। परागकण को वर्तिकार्ग पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को क्रमक कहते हैं, ठीक है। बेटा स्वयं परागण क्या था, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। इन्हें वर्तिकार्ग तक पहुंचने के लिए बहुत किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ना। जैसे माध्यम बेटा जल द्वारा परागण हो सकता है। जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं। एग्जाम के लिए बैलेंस नहीं ले सकते हम बेटा। जो हमारे जलीय जीव होते हैं वो संतान को ऐसे उत्पन्न कर नहीं सकते, तो उन्हें कहीं से वर्तिकार्ग पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जल द्वारा कुछ नहीं वर्तिकार्ग तक पहुंच जाते हैं वो। नंबर 2, वायु द्वारा परागण हो सकता है ना। जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे हम वायु द्वारा परागण कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूँ आदि जितने बड़े फसलें होती हैं ना, सब परागण वायु द्वारा होती हैं, ठीक है। नंबर 3, कीट द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं। एग्जाम्पल मधुमक्खी, तितली आदि, है ना बेटा। पक्षी द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे परिभक्षण भी कहते हैं ना, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपके जो इनके माध्यम थे वो मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है। इसे सब नोट कर लेना अभी अच्छे से किताब में। देखो बेटा इसके पर परागण के लाभ। पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े स्वस्थ, है ना, व अच्छी नस्ल वाले होते हैं। पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। आप कुछ इसकी हानियाँ भी बेटा, है ना, हानियाँ देख लें क्या क्या है हमारी हानियाँ। अधिक परागकणों का व्यर्थ हो जाना। इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है ना, ठीक है बेटा। मतलब एक टॉपिक अलग से पूछ जाता है कभी कभी, कृत्रिम संकरण क्या होता है कि तो कृत्रिम संकरण जो होता है मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधे के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधे को बनाया जाता है। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य को द्वारा बनाई हुई चीज़ें, है ना, ठीक है। ये मैं जितने भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज बेटा आप नोट कर लेना, अच्छे से कॉपी बनाना, ठीक है। और एग्जाम में देखना कोई क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी,
आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यहाँ से नोट्स बना लो। मैं टोटल नोट्स बनाऊँगा पूरे बायोलॉजी के, ठीक है बेटा। एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊँगा अच्छे से, जितने पेपर में आने वाले हैं।